नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए मॉडल पेपर सेट स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए, आपके लिए क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के सिलेक्ट करके आए हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। जो 40 क्वेश्चन पहले पूछे जा रहे थे, अब की बार जो है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन्हीं 30 क्वेश्चन के अभ्यास के लिए हम एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 1 है, जिसमें हम 30 ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूरे सारे जो है टॉपिक को कवर करते हुए, यानी सारे चैप्टर से इसमें क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, आपकी बोर्ड एग्जाम में जो 2024 में होने वाला है बोर्ड एग्जाम, उसकी तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला मॉडल सेट पेपर। तो चलिए देखिए क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन रखे गए हैं डियर। तो अंत तक जरूर देखिएगा इसको। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको जरूर हूबहू देखने को मिल सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में। तो ठीक है, आपकी बोर्ड पेपर में आप अच्छे नंबर लाने के लिए, इसके लिए तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और पुराने हैं तो इसको देखते रहिए, बराबर फॉलो करते रहिएगा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहिएगा। आपके नंबर जरूर ही बेहतर आएंगे। आपका मैथ का जो टॉपिक है वो बेहतरीन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन डियर, कि दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, दो लगातार संख्याएं कौन कौन सी, जैसे एक है, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच है, छह है। इस तरीके से संख्याएं होती हैं हमारे लिए डियर। और यहाँ पे कोई भी दो, जैसे मान लीजिए एक और दो, तो HCF जो होगा एक और दो का, आपको पता होगा इसका क्या होगा, 1। अगर HCF निकालें हम किसका, दो और तीन का, किन्हीं भी दो नंबर्स का, राइट। तो दो और तीन का HCF भी 1 आएगा। अगला, जैसे अगर हम निकालते हैं HCF चार और पांच का, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक इवन है, ये इवन है और ये ऑड है, फिर ये इवन है और ये वाली ऑड है, ये इवन है और ये वाली ऑड है, मतलब सम विषम है, सम है, विषम सम, विषम सम। तो हर एक अगली संख्या जो है आपका, अगर पहली संख्या विषम है, दूसरी सम, फिर विषम सम विषम, इस तरीके से आएगी। और दोनों में कोई भी नंबर उभयनिष्ठ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ होगा। यानी कि दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है बच्चों, तो एक होता है। इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले का एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सा संख्या या कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय पूछ रहा है, तो कौन सी इसमें परिमेय है डियर, ये आपको बताना है। तो ध्यान देना, ये 5 प्लस रूट 5 ये अपरिमेय है। √1/144, √1 का मतलब होता है एक, और इसका मतलब ये 1/144 लिखा हुआ है। तो यही आपका परिमेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी डियर इसमें सही हो जाएगा। √32 भी अपरिमेय है, √50/√700 भी अपरिमेय है, और डी वाला भी अपरिमेय है। तो जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है √1, यानी कि 1/144, रूट में 144 है ये, इसका मतलब है कि ये 12 हो जाएगा, यानी 1/12 हो जाएगा ये सॉल्व करने के बाद। तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर नंबर सी, राइट। दूसरे का जो सी है वो आपकी परिमेय संख्या है, बाकी सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x+4 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो -b/a हो जाता है। तो -b कितना है, माइनस ऑफ -1 बटे में a कितना है, 1, यानी कि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, प्लस का 1। अब अगला क्वेश्चन है कि 6x² - 7x - 3 के शून्य क्या होंगे। तो शून्य निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 6x² - 7x - 3 इसको 0 के बराबर रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको फैक्टर करेंगे, 6 × 3 यानी कि माइनस का 18 हो गया। इसको दो संख्याओं में ब्रेक करेंगे ऐसी, तो 9 और 2, 9 दूनी 18, जिनको जोड़ने घटाने पर आपका क्या आना चाहिए, -7। तो बड़ी संख्या को माइनस रखेंगे, दूसरी को प्लस रखेंगे, अब इसके साथ में x लगा देंगे और जोड़ देंगे इस तरीके से। यानी कि 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x - 3 बराबर 0 ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन है 3x कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस का,
और 3 यहाँ पे बचेगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बच जाएगा बराबर 0। दोनों में ये कॉमन फैक्टर है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2x माइनस 3 और एक है 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा डी, जब इसको 0 करेंगे तो x बराबर आपका मिल जाएगा 3/2 और दूसरा मिल जाएगा -1/3। तो ये x के दोनों मान हैं, यही इसके शून्यक हो जाएंगे। तो देखिए ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 3/2 कॉमा -1/3 ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और शून्य कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया डियर। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगर नए हैं डियर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac। इसको कह रहा है कि ये 0 से बड़ा हो, यानी कि जो d का मान है वो 0 से बड़ा हो। तो कह रहा है कि मूल कैसे होंगे। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं डियर, वास्तविक, राइट, तथा भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब असमान, राइट। तो वास्तविक और भिन्न इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां से ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अगर d ऋणात्मक हो तो क्या होगा, तब मूल काल्पनिक होते हैं। तब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि कोई वास्तविक हल नहीं होगा, राइट। और काल्पनिक के साथ साथ भिन्न भी होते हैं, काल्पनिक एवं भिन्न। और अगर d का मान, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि d बराबर 0 हो जाए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं बराबर, बराबर या समान, वास्तविक एवं समान। इस तरीके से इससे जो तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं डियर, उसके मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है डियर। तो इसको अगर सॉल्व करिएगा आप, देखिए ए वाले को, तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से x² और 2 और ये माइनस का x प्लस का माइनस का आपको बन जाएगा 2x बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, ये भी है, ये वाला आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x प्लस 3/x माइनस x², ये जो फैक्टर है, ये जो बीजीय व्यंजक है, ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है। इस वजह से इससे द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। बाकी सभी के सभी द्विघात समीकरण है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है। जैसे 2 में 2 जोड़िएगा तो 4, 4 में फिर 4 का 2 गुना कर दे रहा है, तो यहाँ पे 4 में 4 जोड़ करके और 8 में फिर 8 जुड़ रहा है, तो हमेशा इन दोनों पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, पहला ये एपी नहीं होगा। अब -10 में देखिए, -10 से -6 हो रहा है, तो -10 में कितना बढ़ा दिया गया, प्लस का 4 बढ़ा दिया गया, राइट। अब इसमें फिर +4 बढ़ा देंगे तो -2 आ जाएगा, फिर इसमें +4 बढ़ाएंगे 2 आ जाएगा, यानी कि ये जो बी है ये आपका एपी में है और इसका जो सार्वंतर है डी, हर जगह पे वो क्या है, +4 है, राइट। तो अब बाकी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। 3 2 5 और एक 4, फिर 2 देख रहे हो घट रहा है, एक बार बढ़ा फिर घट रहा है, और इस तरीके से ये अपरिमेय संख्याएं हैं और ये भी आपकी समांतर श्रेणी में नहीं बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी डियर सही होगा, क्योंकि इसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर जो है वो क्या है, समान है, और कितना है वो डी है, जिसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। तो अगर किसी भी एपी में किसी भी श्रेणी में अगर सार्वंतर जो है समान रहता है तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 20 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 0 से और 50 के बीच, 0 से लेकर के 50 के बीच। तो ध्यान देना, 0 से लेके 50 के बीच, 0 से नहीं, 0 और बोल रहा है, 0 और 50 के बीच। तो 0 के बाद क्या आती है, 1 आती है, फिर आएगा विषम संख्या कौन सी, 3 आएगी, फिर कौन सी आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी। इसी तरीके से 50 से पहले वाली जो विषम संख्या है वो कितनी है, 49 होगी। अब हमको यहाँ पदों की संख्या निकाल लेनी है, इसमें कितने पद होंगे, राइट। अब यहाँ पे आप या पद भी निकाल सकते हो या SN भी निकाल सकते हो। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लेना होगा यहाँ पे, तो 49 L बराबर
होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे l क्या है, लास्ट टर्म है जो कि 49 है, तो 49 बराबर a कितना है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, d है 2, राइट। अब यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं 49 एक कम हो जाएगा 48 बराबर 2 इंटू एन माइनस वन, 2 से ये डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24, तो 24 बराबर n माइनस वन, सो n बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि इसमें कितने पद हैं, इसमें आपके 25 पद हैं, तो S25 आपको निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा 25/2 इंटू में a प्लस एन, a कितना है a प्लस a प्लस एल हो जाएगा। अब यहाँ a क्या है प्रथम पद और l क्या है लास्ट टर्म है, तो 25/2 और इनटू में a कितना है, a है हमारा 1 प्लस l है आपका 49, तो 49 और 1 जोड़ देंगे तो जाएगा 50, तो 25 गुणे 50 और बटे में 2, 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 50 में 625 हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 625, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ये बनता है काफी अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही अच्छा है, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। आंसर सही क्या होगा, सी वाला ऑप्शन 625 इसका समेशन आएगा, सम आएगा। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। देखिए बड़ा अच्छा सा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सिस सिस्टम आप बना लीजिए, ये एक्स अक्ष है एक्स एक्स डैश, ये वाई है वाई वाई डैश। कह रहा है वाई अक्ष से दूरी, राइट, वाई अक्ष से दूरी, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक x कॉमा वाई है, तो ये जो वाई अक्ष से दूरी होती है ये x को रिप्रेजेंट करती है, राइट। यानी कि वाई अक्ष से जो दूरी होती है किसी बिंदु की वो क्या दिखाती है, वो x कोऑर्डिनेट को दिखाएगी, राइट। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ध्यान देना y अक्ष से दूरी की बात कर रहा है, ये y अक्ष है, ये y अक्ष है, तो y अक्ष से दूरी ये हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इस बिंदु के लिए ये क्या काम करती है, ये इसके x निर्देशांक का x निर्देशांक को इंडिकेट करती है। सो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x निर्देशांक को इंडिकेट करती है, यानी उसका वो बिंदु क्या x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो x निर्देशांक कहलाता है, राइट। यहाँ कोटि लिखा है, कोटि y निर्देशांक को बोलते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा, y निर्देशांक भी नहीं होगा और y अक्ष भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, x निर्देशांक डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर देखिए कह रहा है दो बिंदु दिए हुए, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो दो बिंदु अगर है, यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं। यहाँ पे अगर ये बिंदु A है और ये वाला बिंदु B है, इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका x2 y2 है। इसको जब मिलाते हैं हम तो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने से ये जो मध्य बिंदु, ये बीच में जो अगर कोई बिंदु मिल रहा है x कॉमा वाई निर्देशांक है, ये मिड पॉइंट अगर होगा तो इस x कॉमा वाई यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे x1 प्लस x2 और बाई में 2 और अगला होगा y1 प्लस y2 और बाई में 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है डियर, इसी को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x1 और ये x2 और ये वाला y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु क्या बन जाएगा, जरा ध्यान देना, 2 + 4 हो जाएगा, 6 का आधा कर देंगे 3, कॉमा -4 और -2 हो जाएगा, -6 का आधा करेंगे तो -3, यानी 3, -3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हम लगा देंगे डियर। बच्चों ध्यान देना कि मैं इसको 75 मिनट का मैंने आपको इसमें टाइम डिसाइड किया हुआ है, लेकिन ये आपका जो मॉडल पेपर आएगा उसमें पता चल जाएगा कि कितनी देर का पेपर रहेगा। वैसे अब एक ही पेपर होगा, पहले जो 2 पेपर हुआ करते थे 1.5 घंटे के 40-40 नंबर के, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक ही में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और बाकी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव का आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव का जो सही आंसर रहेगा वो OMR सीट नहीं मिलेगी भरने के लिए, आपको ऑब्जेक्टिव में जो सही आंसर रहेगा उस ऑप्शन नंबर को लिख देना होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इस तरीके से आपको करना होगा डियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए इस तरीके से, जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। वृत्त के बिंदु P पर कह रहा है त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर यहाँ पे कोई बिंदु P है, मान लीजिए ये बिंदु P है, स्पर्श रेखा PO, ये देखिए ये O है और ये स्पर्श रेखा PO।
स्पर्श रेखा PO केंद्र O से जाने वाली, स्पर्श रेखा PO केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस तरीके से फिगर में आपको मिलती है। तो OQ जो है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे एक्चुअली ये PQ है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी समझने में। इसको समझ जाइएगा डियर, ये PQ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको PQ समझ करके चलेंगे। तो PQ की लंबाई क्या होगी ये आपको पूछ रहा है। चूंकि स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसलिए यहाँ पे जो कोण P होगा वो 90 डिग्री का होगा। और अब हम क्या करेंगे, ये जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए ये 12 है, ये 5 है, तो ये आपका क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। 13 सेंटीमीटर कैसे आ जाएगी, PQ बराबर आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट के भीतर में 144 यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 169 और हो जाएगा ये स्क्वायर रूट के बाहर में आएगा तो 13 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से 13 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डियर। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये सर्कल चैप्टर का है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका कोई सेमी सर्कल है और ये इसका सेंटर है और यहाँ पर कोई बिंदु P है मान लीजिए। तो अगर इस बिंदु P को यहाँ से इस तरीके से जोड़ दिया जाता है तो आपको बताना है कि ये जो कोण होता है वो कितना बनेगा। तो ये हमको ध्यान देना है कि ये हमेशा अगर कोई भी कोण अर्धवृत्त में स्थित होता है तो वो हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, राइट। तो अर्धवृत्त में स्थित कोण कैसा होता है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री होगा डियर। ये थियरम है, आप इसको याद रखेंगे। तो आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप, परिमाप क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर, राइट। 2 पाई आर, जैसे ये आपका वृत्त है, ये सेंटर है, तो इसके जो बाहर बाउंड्री है उसकी जो लंबाई होती है उसको परिमाप पेरीमीटर कहा जाता है, वो है आपका 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, अगर इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो संख्यात्मक रूप से यानी कि आंकिक रूप से बराबर हैं, यानी उनके अंक जो है बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो क्या करना है, 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। आर से एक घात कट जाएगी, पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा। सो आर बराबर कितना आ जाता है, आर बराबर हमारा मिल जाएगा 2 यूनिट, यानी 2 मात्रक। ये आंसर हो जाएगा डी, राइट। तो आंसर क्या बन जाएगा, त्रिज्या कितनी होगी, वो हमेशा हो जाएगी 2 मात्रक त्रिज्या बनेगी, अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पे आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, कई बार आया हुआ है, इसलिए आप इसको, ये पेपर ही एक्चुअली आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लेकर के आए हुए हैं, बनाए हैं। काफी मेहनत लगी हुई है, आप इसको जरूर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास पूछ रहा है। आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका एरिया बता रहा है, ये रेडियस अगर r है, सेंटर O है, इसका एरिया जो है, एरिया A बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। r सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो आपको इसका व्यास, यानी कि व्यास कितना होता है, व्यास का मतलब होता है 2r, त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाता है, आपका व्यास कहलाता है। तो हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर वो एरिया होता है जो कि कितना है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आर बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, आर बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। तो व्यास कितना कह रहा है, व्यास यानी कि 2r बराबर हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कहां पे है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डियर, 16 सेंटीमीटर आपका ये सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखो कि दो बेलन है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि R1 बटे R2 दिया हुआ है आपका 1 बटे 2, राइट। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है H1 बटे H2। अगर पहले की त्रिज्या R1 दूसरे की R2 है और पहले की हाइट H1 दूसरे की हाइट H2 है, तो ये 5 बटे 3 दिया हुआ है। तो उनके आयतनों का अनुपात यानी V1 बाई V2 आपको निकालना है। अगर पहले की त्रिज्या R1 है, हाइट H1 है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है बेलन का, ये होता है पाई आर स्क्वायर H
ये R1 बनेगा और ये H1 बनेगा, और पाई R2 स्क्वायर H2 बन जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा, फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए वॉल्यूम का, आयतन का क्या होता है। तो R1/R2 का होल स्क्वायर और इनटू में H1/H2 हो जाएगा, बराबर R1/R2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर इनटू में 5/3, राइट, बराबर क्या बन जाएगा 1/2 का 1/4 इंटू में 5/3 यानी कि 5/4 5/12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5:12। तो इस तरीके से बच्चों हमको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने हैं। आपको मैं यहाँ विस्तृत सॉल्यूशन भी बताते चल रहा हूं कि इसका सही आंसर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बच्चों कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा होगा अगर उसकी त्रिज्या r है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ है। आपको इसका सही आंसर बताना है डियर कि इसका सही आंसर क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी त्रिज्या r हो। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए हम छोड़ रहे हैं ताकि हमको पता चले कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं या क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, एक बात और जरूर है कि क्वेश्चन को आप पॉज कर लीजिए, पहले आप अपना आंसर लगाइए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए, राइट, तभी आपको इसके प्रैक्टिस का जो है फायदा मिल पाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू, ध्यान देना, एक त्रिभुज बना लीजिए इस तरीके से, ऐसे ही एबीसी त्रिभुज बना लेंगे। ये है ए, ये है बी और ये है सी, राइट। अब इसमें कह रहा है पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और एसी पर, पी और क्यू भुजा ए बी पे एक बिंदु है यहाँ पी और एसी पे है आपका क्यू, राइट। कह रहा है इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल बीसी है, पी क्यू पैरेलल बीसी है, राइट। यदि एपी 3 सेंटीमीटर है, एपी ये कितना है 3 सेंटीमीटर बोल रहा है, और पीबी 2 सेंटीमीटर, पीबी ये है आपका 2 सेंटीमीटर, और एक्यू 6 सेंटीमीटर है, एक्यू ये वाला 6 सेंटीमीटर है, और क्यूसी बराबर x सेंटीमीटर है। तो आपको x की वैल्यू कह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी त्रिभुज में पी क्यू पैरेलल मतलब किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो हम यहाँ थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम के माध्यम से क्या बन जाएगा 3/2 बराबर 6/x हो जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, x बराबर 2 × 2 यानी 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डियर सही हो जाएगा। अब देखिए ये 3 और 2 के अनुपात में है तो ये 6 है, 3 से इसको अगर आप डिवाइड करिएगा तो देखिए ये कितना गुना है तो 2 टाइम्स है, इसका मतलब 2 का भी ये x जो है 2 गुना होगा, यानी 2 का 2 गुना कितना 4 हो जाएगा। आप ऐसे ओरल भी इसको कर सकते हो, लेकिन अगर सॉल्व करना है तो जैसे मैंने किया यहाँ पे आप इस तरीके से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ, अगर कोई ट्रायंगल 1 है और दूसरा एरिया ट्रायंगल 2, राइट, तो इनका जो एरिया है उनका अनुपात 9/4 दिया हुआ है, तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात, तो आपको पता होना चाहिए कि जो संगत ऊंचाइयां होती हैं h1/h2 उनका स्क्वायर के बराबर होता है। सो यहाँ पे h1 रेशियो h2 क्या हो जाएगा, तो इनका वर्गमूल ले लेंगे तो 3:2 हो जाएगा, राइट। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3:2। तो यहाँ पे कई सारे फॉर्मूले आते हैं कि इनका, ये देखिए ये प्रूफ आपको भी आता है कि संगत ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब जो शीर्षलंब होता है शीर्षलंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, राइट। तो ये हमारा रिलेशनशिप होती है, तो यहां से हम लोग इसका यूज करके बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो डियर हमको पता होना चाहिए, ये सर्वसमीका है, 3 सर्वसमीकाएं हमारे पास होती हैं। पहली होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा। दूसरी सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। और तीसरी जो सर्वसमीका है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होता है। यहां से हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ये हमारा कॉट
स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और यही इसने पूछ रहा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा डियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा तो एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें से किन्हीं एक को चेंज कर दिए दूसरे रूप में। क्यों? क्योंकि 48 और 42 को जोड़ते हैं तो 90, यानी इनमें पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो कैसे कर देंगे इसको, देखिए डियर, यहाँ पे लिखेंगे cos 48 को 48 लिखे रहने देंगे, माइनस साइन 42 को लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, बराबर cos 48 ऐसे लिखे रहने देंगे, cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, थीटा की जगह पे 48 है तो इसको लिख सकते हैं cos 48 डिग्री। अब cos 48 डिग्री माइनस cos 48 सेम माइनस सेम क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा डियर, 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21। एक 6 मीटर ऊंचा 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जो है पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका सन है और ये हमारी जो है ये खंबा है जिसकी ऊंचाई h है, पृथ्वी पर इसकी छाया मान लीजिए यहाँ पड़ रही है, ये बिंदु P है, और इसका जो है खंबे की ऊंचाई कितनी है आपकी 6 मीटर दी हुई है, और छाया जो है छाया यानी ये छाया कहाँ पड़ेगी, छाया पृथ्वी के धरातल पर पड़ेगी, यानी कि 2√3 मीटर ये हमारी छाया हो गई। और तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, अगर ये सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी h बटे 2√3, यानी कि 6/2√3 लगा देंगे, तो 2 से 3 बार में बराबर ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बटे में √3, ये कट जाएगा तो आएगा √3, तो tan थीटा बराबर आया √3। अब हमको देखना है कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो यहां से हमको निकल के आएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, राइट। तो यहां से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डियर, यहां से 60 डिग्री इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य, राइट, मीडियन की बात कर रहा है, मीडियन नहीं मीन की बात कर रहा है, माध्य की बात कर रहा है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या है, तो पहली पूर्ण संख्या 1, दूसरी हो जाएगी 2, तीसरी हो जाएगी 3, चौथी 4 और पांचवी 5। सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, यानी कि 15 और बटे में क्या नीचे में लिखा जाएगा 5, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 5 प्रथम पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो ये तोरण कहलाती है डियर, या ओगाइव भी कहलाती है। ओजाइव कहीं कहीं लिखा रहता है अंग्रेजी में, और इंग्लिश में OGIVE लिखा रहता है, राइट। इसी को ये हिंदी में रूपांतरण इसके यानी कि ट्रांसलेशन है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है इसका, और हिंदी में बोलते हैं इसको तोरण, इंग्लिश में ओजाइव, तो कुछ भी यहाँ बोल सकता है, राइट। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तोरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो क्या नहीं होती है, एक हो सकती है, 0.11 से छोटा हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता, मान लीजिए कोई घटना ई है, उसकी प्रायिकता का मान डियर ध्यान देना 0 से बड़ा या उसके बराबर, और हमेशा 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। मतलब किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही रहती है, ऋणात्मक नहीं होती, ना तो 1 से बड़ी होती है। तो यहाँ सी ऑप्शन में देखो ऋणात्मक लिखा है, इसका मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती है, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। बाकी 1 या 1 से बराबर, 0 से बड़ी, ये सब हो सकती है। 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा, ना तो 1 से बड़ी संख्या होगी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी में नेगेटिव मार्क्स दिया हुआ है, नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब उस घटना की, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी -7 नहीं हो सकती। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 देखो, किसी घटना की संभावना P है, तो इसके पूरक घटना की संभावना कितनी होगी। अगर घटना P है तो पूरक घटना की संभावना हो जाएगी 1 - P, क्योंकि दोनों का योगफल जब हम करते हैं किसी घटना E के घटने की
प्रायिकता और प्लस घटना ई के ना घटने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल हमेशा 1 आता है। तो अगर p और 1 माइनस पी को जोड़ देते हैं 1 माइनस पी को, तो हमेशा ये 1 आएगा। इसका मतलब अगर घटना की प्रायिकता p है तो उसके ना घटने की प्रायिकता यानी कि पूरा घटना उसी को कहते हैं, तो वो हो जाएगी 1 माइनस पी, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 माइनस पी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ डियर, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ p माइनस 1 मत कीजिएगा, गलती हो जाएगा, 1 माइनस पी होगा। ध्यान भी रखिएगा p प्लस p डैश बराबर होता है 1, राइट। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 26। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और कितने हैं, दो हैं, राइट। उनके अनंत हल हों तो उनके आलेख क्या होंगे। अनंत हल का मतलब है कि दोनों समीकरण जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, समपाती रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, यानी उनमें नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने मिलते हैं, अनंत कॉमन पॉइंट मिलते हैं। तो ऐसा कब होता है, जब तीनों अनुपात बराबर हो, यानी कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2 हो जाए, तब ऐसा होता है। तब हम लोग क्या कहते हैं कि इनके जो हल होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऐसी दशा में जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं डियर। तो याद रखिएगा ये समपाती रेखाएं होंगी। दूसरी केस की अगर कोई हल नहीं हो, राइट, कोई हल नहीं हो, तो इसका मतलब है कि रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर में कोई हल नहीं होता, राइट। और अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। तो इस तरीके से यहां से तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन देकर के आपको क्वेश्चन पूछेगा। फिलहाल अभी अनंत हल के लिए रेखाएं कैसी होती हैं, वो समपाती रेखाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि दो समपाती रेखाएं, तो ये सही हो जाएगा। मैंने आपको तीनों कंडीशंस बता दी, जिसमें भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आप यहां से भी देख के समझ के आंसर कर सकते हैं आसानी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए ये जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण निकाय, इसके अनंत हल हैं, राइट। अनंत हल है का मतलब सभी रेशियोज बराबर हैं, 1/5 बराबर 2/k और बराबर 3/15, राइट। या फिर लिख सकते हैं 1/5 बराबर 2/k, या फिर यहां से हम लोग k बराबर 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। k का मान कितना है, 10 आ गया। इस तरीके से हमने यहां आंसर निकाल लिया k का। तो k का मान कितना है डियर, 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये सिंपल कंडीशंस हैं। ऊपर ही देखिए इस पे क्वेश्चन आपको दिया गया था, मैंने आपको कंडीशन सारी समझाई। यहाँ पे देखिए ये इसी से ही संबंधित क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कह रहे यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, असंगत का मतलब है कि कोई हल नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। असंगत का मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन, राइट। मतलब कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यानी कि सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब है कि वो हमेशा कैसी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, तो वो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब कि जब दो रैखिक समीकरण युग्म असंगत होते हैं तो उनसे उसे निरूपित करने वाली रेखाएं हमेशा कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो बस इतना सा इसमें आपको इस टर्म का मीनिंग समझना था कि असंगत का मतलब क्या होता है कि कोई हल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई हल होगा ही नहीं, यानी नो सॉल्यूशन होगा। और अगर संगत कह देता है तो इसका मतलब कम से कम एक या एक से अधिक हल होगा ही होगा, यानी उसका हल कुछ ना कुछ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है 7 + 3/√2 क्या है। ये परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा डियर। ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब इस मॉडल पेपर का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर x² - 2x + 5। इसके शून्यक a और b अगर हैं तो ab का मान, ab मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो a × b यानी कि क्या हो जाता है आपका c/a होता है। तो c कितना है आपका 5 है, a है 1,
तो 5/1 मतलब कि 5 हो जाएगा। तो a इंटू बी का मान कितना हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए में दिया है वो 5 आ जाएगा डियर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये मॉडल पेपर काफी मददगार साबित होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा और आपको समझ में अच्छे से आया भी होगा और यहां से आपको एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मिलेंगे जल्द ही आपको एक और मॉडल पेपर तैयार करके, जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।